पिछले वाले क्लास तक हम लोग पूरा का पूरा जो हमारा ये चैप्टर है साउंड खत्म कर चुके थे, है ना। और जैसा हम कहे थे अगले वाले क्लास में यानी कि आज हम लोग सवालों को नहीं बल्कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए, हालांकि ये जो साउंड चैप्टर है आपका, इसमें 3 ही फॉर्मूला है। बेसिकली देखो तो 2 फॉर्मूला है, लेकिन यदि और एक एक्स्ट्रा हम लोग जोड़ दें तो उसमें हमारा 3 फॉर्मूला है। और 3 फॉर्मूला के बदौलत ही आपका इस चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सारा का सारा सॉल्व हो जाएगा। और ये दोनों फॉर्मूला बहुत आसान है, ये हम आपको पढ़ा जब रहे थे ना उस समय पे ही बताए थे, एक बार फिर से बताएंगे अभी, तभी आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। देखिए ध्यान से, हम यहाँ पे मात्र 4 सवाल बताएंगे जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। ये 4 सवाल हम बताएंगे और इसके बाद हम चैप्टर को खत्म करेंगे, ठीक है ना। अब आपका काम ये बनता है कि आप जो भी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है उसको आप बनाएंगे, ठीक है ना। लेकिन वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसका क्या तरीका होना चाहिए बनाने का, किस तरीके से सोचेंगे, वो हम यहाँ पे 4 सवाल में बता देंगे, ठीक है ना। और दूसरा बात, 4 सवाल ही क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस चैप्टर में सवाल भी बहुत कम है, न्यूमेरिकल्स बहुत कम है, तो 4 हम बता देते हैं, बाकी 4-5 आपके किताब में है, आप उसको बना लीजिएगा। कोई डाउट होगा तो आप क्लास में आके पूछ लीजिएगा, और ऑनलाइन वाले बच्चे आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, इसमें ना पहले हम फॉर्मूला बता देते हैं कि वो कौन सा 2 या 3 फॉर्मूला है उसके बारे में। चलिए, सबसे पहले जिसके बारे में आप जानते भी हैं, सबसे पहला है आपका V इज इक्वल्स टू 1/t। याद रखिएगा ये स्मॉल v है ना। V इज इक्वल्स टू 1/t। कोई बता सकता है ये V किसके लिए था? हाँ, ये V फ्रीक्वेंसी के लिए था। और फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हर्ज, H और Z। और ये T किसके लिए था? टाइम पीरियड के लिए। एक बार तुरंत बता देते हैं, उसके बाद फिर सवाल सॉल्व करेंगे। और टाइम पीरियड का SI यूनिट कौन बताएगा? स्मॉल s, यानी कि सेकंड। हो गया बात खत्म। ये आपका पहला फॉर्मूला है जिसपे कि हम लोग आज सवालों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और इसी पे पूरा न्यूमेरिकल्स आपका सॉल्व होगा इस चैप्टर का। तो कहीं पे यदि मौका मिले तो इसको लिख लीजिएगा, हालांकि नोट्स में तो है ये चीज बताए हैं इसको। उसके बाद ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला है स्मॉल v इज इक्वल्स टू लैम्डा इनटू स्मॉल v। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पे पहले बता देते हैं, जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ा रहे थे ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम कुछ इस प्रकार से लिख दिए थे, जो कि मेरा गलती था, आप सुधार लीजिएगा। लैम्डा बाई v लिख दिए थे हम, है ना। और लेकिन नीचे में एक पॉइंट भी लिखे थे, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वो सही था। बस ये हम थोड़ा सा इसको बाई में कर दिए थे, ये नहीं होगा बल्कि मल्टीप्लाई में होगा, है ना। वो हमको आज ध्यान पड़ा जब हम नोट्स आपका पलट के देख रहे थे ना, तो उसमें हमने देखा कि हम भी वही चीज लिखे थे, गलती हमसे हो गया था। लेकिन नीचे में हम सही लिखे थे, नीचे में सही लिखे थे कि वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी, वो हम सही लिखे थे। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला लिखने का थोड़ा सा तरीका हम चेंज कर दिए थे, वो मल्टीप्लाई नहीं किए थे बल्कि डिवाइड कर दिए थे, है ना। तो उसको आप वहां पर सुधार लीजिएगा, इसके लिए सॉरी। अब इसमें देखो, ये स्मॉल भी आपका वेलोसिटी के लिए है, ये आपका वेवलेंथ है लैम्डा, ठीक है। और ये आपका स्मॉल भी फ्रीक्वेंसी के लिए है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। ये वाला हो गया आपका वेलोसिटी के लिए, और वेलोसिटी का SI यूनिट कौन बताएगा? मीटर पर सेकंड। ये है आपका वेवलेंथ, वेवलेंथ WAVELENGTH, वेवलेंथ का SI यूनिट कौन बताएगा? मीटर। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस है, वेवलेंथ डिस्टेंस है, तो वो हो गया हमारा मीटर। और ये है आपका फिर से दोबारा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी का SI यूनिट हर्ट्ज। बस, तो ये 2 फॉर्मूला हो गया आपका, इस पे हमारा अधिकतर न्यूमेरिकल्स बनेगा। एक फॉर्मूला यदि आप चाहें तो और इसमें क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने आपको बताया था सोनार वाले टॉपिक में, याद कीजिए 2D इज इक्वल्स टू V इंटू T, है ना। उसका भी आप एक बार यहाँ पे लिख सकते हैं, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, उससे भी सवाल पूछा जाता है। 2D इज इक्वल्स टू V इंटू T, ठीक है ना। तो ये हो गया D का मतलब डिस्टेंस, ठीक है, और ये V का मतलब वेलोसिटी यानी कि स्पीड, और ये हो गया आपका टाइम।
सिंपल सा। तो ये 3 फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है और इन्हीं 3 फॉर्मूला के बदौलत आपका इस चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल्स है सारा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान में रखिएगा इसको। अब आइए अपने सवाल पे और देखिए कि क्या ये बनता है कि नहीं बनता है। देखिए ध्यान से, अब लिखना बंद कर दो, बाद में टाइम है, आराम से लिख लीजिएगा। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ अ साउंड वेव whose frequency is 220 hertz and speed is 440 मीटर पर सेकेंड in a given medium, है ना। चलो बनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जो जो चीज इसमें गिवन है पहले वो लिख लो, है ना। इसमें क्या क्या गिवन है पहले बताइए। इसमें गिवन हमको सबसे पहला दिख रहा है फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, आराम से बैठ जाओ। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है कितना है, 220 हर्ट्ज है। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 220 हर्ट्ज, समझते हुए चलना, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 220 हर्ट्ज, ठीक है। और इसमें आपका स्पीड दिया हुआ है हाँ 440 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। और निकालना क्या है इसमें आपको, वेवलेंथ निकालना है। वेवलेंथ इज इक्वल्स टू वॉट, यानी कि वही आपको निकालना है। चलिए अब जरा ध्यान से समझिएगा कैसे बनता है इसमें न्यूमेरिकल्स। आप यहाँ पे पहले देखो, एक फ्रीक्वेंसी है, एक स्पीड, स्पीड मतलब वेलोसिटी, है ना। स्पीड बोलो वेलोसिटी बोलो, बात सेम है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है और आपका वेवलेंथ है। तो ये 3 चीज है। तो आप ये देखो कि ये तीनों का तीनों चीज किस वाले फॉर्मूले में फिट बैठ रहा है, सेकंड वाले में, है ना। ये हमारा वेलोसिटी है, यहाँ पे दिया हुआ है वेलोसिटी, स्पीड मतलब वेलोसिटी। उसके बाद ये हो गया हमारा वेवलेंथ, वो भी यहाँ पे दिया, सॉरी ये निकालना है, ये निकालना है। और उसके बाद है फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमारा ये सेकंड वाला फॉर्मूला फिट बैठ रहा है ना। चलिए आप सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। सेकंड वाला फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू स्मॉल v। अब ये v किसके लिए है, वेलोसिटी के लिए। तो वेलोसिटी लिख दो आप यहाँ पे, कितना है वेलोसिटी, 440 इज इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा नहीं है वही आपको निकालना है, इनटू ये किसके लिए, स्मॉल b, फ्रीक्वेंसी के लिए। तो फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है, 220 हर्ट्ज। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। 440 ये मल्टीप्लाई में इधर लेते आओ, डिवाइड में हो जाएगा, बराबर लैम्डा। आगे इसको आप काट सकते हो यहाँ पे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 22 से 44 कितने बार में, 2 बार में। चलिए अब यहाँ पे और आगे बढ़ जाइए, यहाँ पे आ जाइए, 2 इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब कौन बताएगा हमको कि यहाँ पे 2 के जगह पे क्या लिखे, मीटर, क्योंकि ये लैम्डा मतलब वेवलेंथ और वेवलेंथ का ऐसा यूनिट मीटर होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 2 मीटर। केवल 2 लिख के छोड़ दोगे नंबर कट जाएगा, क्योंकि टीचर को मालूम होना चाहिए ना कि 2 क्या, मीटर, हर्ट्ज, एम्पियर, एम्पलीट्यूड क्या, है ना। तो वो आपको मालूम होना चाहिए। आप यहाँ पे 2 मीटर लिख दोगे तो आपका निकल गया वेवलेंथ। तो यही आपको फाइंड करना था, हो गया, बस यही हो गया इसका आंसर, 2 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हुए चलना है। सवाल नंबर सेकंड देखा जाए, देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से समझना, समझ में आएगा, ठीक है। सबसे पहला, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन, टोन का मतलब जिस साउंड का फ्रीक्वेंसी मात्र 1 हो उसको हम लोग कहते हैं टोन। तो अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज। यहीं पे हमको समझ आ गया कि फ्रीक्वेंसी कितना है, 500 है। तो आप लिख दो सबसे पहले इसको, आगे देखेंगे क्या कहा गया है। पहले फ्रीक्वेंसी आप लिख दो, मालूम चल गया, फ्रीक्वेंसी लिख दो, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 500 हर्ट्ज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर। ये 450 मीटर ना आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। कैसे दिया है देखो ध्यान से, इसमें क्या कहा गया है। इसमें अब बहुत सारे बच्चे समझेंगे कि सर ये 450 मीटर तो वेवलेंथ दे दिया, नहीं, ये वेवलेंथ कहीं पे नहीं कहा है ऐसा, समझिएगा। यहाँ पे बच्चे इसको समझ लेंगे कि वेवलेंथ है, ये नहीं है, वेवलेंथ नहीं है। समझिए क्या कहा रहा है, अ पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन ऑफ 500 हर्ट्ज सिटिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 450 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। मतलब कि मान लीजिए यदि हम बोल रहे हैं तो हम आवाज निकाल रहे हैं, यानी कि सोर्स ऑफ साउंड क्या हो गए, हम खुद हो गए, हमारे से आवाज निकल रहा है। और मेरे से 450 मीटर की दूरी पे एक आदमी बैठा हुआ है
जो कि मेरे द्वारा आवाज निकाले गए जो भी है आवाज, वो उसको सुन रहा है बैठ के। समझिए ध्यान से, हम आवाज निकाल रहे हैं और वो आदमी कितना दूर बैठा हुआ है हमसे, 450 मीटर की दूरी पे बैठा हुआ है, तो मेरे द्वारा जो आवाज निकाला गया वो आदमी उसको सुन रहा है बस। तो उस आदमी का दूरी मात्र 450 मीटर है और उसका इस सवाल में कोई लेना देना नहीं है। वो सुन रहा है, हो सकता है वो मेरे पास भी बैठ के सुने, उससे क्या मतलब हमको, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद व्हाट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव कंप्रेशंस फ्रॉम द सोर्स। बेसिकली ये पूछ रहा है ना कि वो आदमी कितने सेकंड के बाद मेरे आवाज को सुन जाएगा। इस सवाल को कहने का मतलब ये है, देखो कितना बड़ा लिखा हुआ है लेकिन इसका मतलब देखिए, मतलब इसमें से ये पूछ रहा है कि भाई फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, तो बताओ कि उस आदमी तक आपका आवाज कितने सेकंड में पहुंच जाएगा। सिंपल सा बात है इसमें, तो आपको निकालना क्या है इसमें, टाइम पीरियड, है ना। चलो तो अब हम आपको एक चीज और बताते हैं इसमें, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इज इक्वल टू व्हाट। चलो देखो यहाँ पे दो ही चीज इस्तेमाल हुआ है, पहला फ्रीक्वेंसी और दूसरा टाइम पीरियड। तो बताइए इन तीनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला लगाए, फर्स्ट वाला। सिंपल सा दिख रहा है हमको यहाँ पे, ये फ्रीक्वेंसी है और ये टाइम पीरियड है, सिंपल है ना। चलो तो आप यहाँ पे लगा सकते हो v इज इक्वल्स टू 1/t, यानी कि ये v का मतलब फ्रीक्वेंसी, कितना दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी 500 इज इक्वल्स टू 1/t। ठीक है ना, यहां तक समझने में। आगे फिर आप इस t को इधर लेके आओगे, क्या हो जाएगा 500 इंटू टी इज इक्वल्स टू 1। आगे t इधर ही रहने दो, 1 कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। t इज इक्वल्स टू, इसको आप डिवाइड कर सकते हो, 1 को आप डिवाइड करो 500 से, 0 पॉइंट के बदले में 1 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 0, कितने बार में 2 बार में, यानी कि कितना आ गया, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.002 सेकेंड। यही हो गया आपका आंसर, बस। ठीक है, तो इतना ही आसान इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स है बस। इसलिए हमने आपको पहले ही कहा था इस चैप्टर के शुरुआत में ही कि आपके क्लास 9th में फिजिक्स में 5 चैप्टर है और पांचों चैप्टर में से सबसे आसान चैप्टर यदि कोई है तो साउंड है, और इसका न्यूमेरिकल्स भी आसान है। इतना ही आसान है सब, बाकी बस ये 3 फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, क्या हो गया, हाँ यही चीज है, यही चीज है इसमें, और कुछ में कुछ नहीं है। चलो देखो सवाल नंबर 3 देखा जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है, सवाल कुछ भी हो इन्हीं 3 फॉर्मूला पे बनेगा। आप एक बार देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। एन इको, इको मतलब जो हम आवाज बोलेंगे वही बोला हुआ आवाज हमको दोबारा सुनाई पड़ेगा, इसी को कहते हैं इको। अच्छा चलो अब बता दो कुछ जरा कोई हमको, इको और रिवर्बरेशन में डिफरेंस हम बताए हुए हैं। नहीं, इसके पीछे ना आप 2 रीजन बता सकते हो, 2 रीजन। पहला ये, इको का सिंपल सा मतलब होता है कि जो आपने बोला वो आपको क्लियर सुनाई पड़ गया। ठीक है, जैसे हम बोले हेलो तो हमको दोबारा आगे सुनाई पड़ गया, मतलब ये एक इको है। पहला ये हो गया। और दूसरा, इको हमेशा एक खुले जगह में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे आप पहाड़ों के बीच में चले गए, खुला जगह है ना, और वहां पे आप जोर से चिल्ला रहे हो, है ना, तो वो आपको आवाज सुनाई पड़ेगा, वो हो गया आपका इको। और रिवर्बरेशन का मतलब ये होता है कि आप चिल्ला तो रहे हो, आपको आपका आवाज भी सुनाई पड़ रहा है, लेकिन वो आपका आवाज क्लियर नहीं है, एक तरीके से गूंज है, गूंजना जिसको हम लोग कहते हैं, है ना। जैसे आप मान लीजिए आप सब रूम से बाहर चले जाइए और हम यहाँ पे खूब बैठ के चिल्लाएंगे, तो ये आवाज हमारा क्या होगा, हमको सुनाई पड़ेगा, लेकिन क्या क्लियर सुनाई पड़ेगा, नहीं, गूंजता हुआ प्रतीत होगा। तो जब आपके रूम में आपका आवाज गूंजने लगे ना, उसको हम लोग कहते हैं रिवर्बरेशन। और दूसरा बात इसमें यह है, दूसरा वाला कि रिवर्बरेशन हमेशा क्लोज्ड जगह पे होता है, बस यही डाउट, इसमें यही इसमें फर्क है ना। चलिए तो यहाँ पे बात हो रहा है किसका, इको का, मतलब कि वो अपना आवाज सुन पाएगा, वो भी क्लियर। एंड इको इज रिटर्न इन 3 सेकेंड, मतलब मान लीजिए कोई आदमी कुछ बोल रहा है पहाड़ों के बीच में, सपोज कर लो, और उसका अपना ही आवाज जो है 3 सेकेंड के बाद सुनाई पड़ जा रहा है उसको। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि 3 सेकेंड के बाद वो आवाज सुनाई पड़ रहा है, मतलब कि इसमें वो जो बोला साउंड गया पहाड़ के पास, वहां से टकराया, जाने का और आने का साउंड का दोनों का टाइम इंटरवल 3 सेकेंड है, दोनों का याद रखिएगा,
यानी कि 1.5 आप कह सकते हैं, है ना, 1.5 मिनट उसको लगा है, सॉरी 1.5 सेकेंड। तो इसमें दोनों का है, मेरा साउंड गया भी और टकरा के आ भी गया, टोटल 3 सेकेंड लगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में चलना, और यही चीज आपको फंसाएगा सवाल में आगे। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स। तो बताओ कि जिस सोर्स से, यानी कि जिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मेरा आवाज जाके टकराया, वो हमसे कितने दूरी पे है, ये आपको पता करना है। गिवन दैट द स्पीड ऑफ साउंड इज 342 मीटर पर सेकेंड, और उस समय पे जब आपने बोला, उस समय पे साउंड का स्पीड एयर में कितना है, 342 मीटर पर सेकेंड है, ये आपको पता करना है। तो जो जो चीज दिया हुआ है उसको आप पहले लिख लो। इसमें क्या दिया हुआ है, ये आपका 3 सेकेंड, ये क्या है, टाइम है। चलिए, तो टाइम हो गया आपका t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद इसमें स्पीड दिया हुआ है, स्पीड यानी वेलोसिटी, स्पीड दिया हुआ है 342 मीटर पर सेकेंड। आपको इसमें निकालना है डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वॉट। अच्छा, इसमें ना हम आपको एक चीज बताना चाहेंगे, इसको बनाने के लिए ना एक बेसिक सा फॉर्मूला आप जानते हैं। देखो, इसमें ध्यान से समझना मेरे बात को, इसमें क्या बात हो रहा है। इसमें डिस्टेंस भी है, स्पीड भी है और टाइम भी है। ये वो फॉर्मूला है जिसको कि हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, और इसको आप हमेशा से जानते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, वही वाला फॉर्मूला है, वही लगाना है और इसको निकाल देना है ना। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो आप यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख सकते हैं कि हैंस डिस्टेंस, ये बेसिक सा फॉर्मूला था इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिखे हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। चलिए, अब जरा बताइए क्या आपको फाइंड करना है, डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस ही आपको फाइंड करना है। इज इक्वल्स टू स्पीड कितना दिया हुआ है 342 इंटू टाइम कितना है 3, कितना आएगा 10-26 डिस्टेंस क्या मीटर। तो क्या ये फाइनल आंसर हो गया हमारा? नहीं, ये फाइनल आंसर नहीं है। अब जरा दिमाग लगाइए क्यों। हाँ, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस पूछा है, बताइए। ये फाइनल आंसर नहीं है, हम इतना बता देते हैं, लेकिन क्यों बताओ जरा, देखते हैं कितना आप लोग जानते हैं उसके बारे में। नहीं, डिवाइड नहीं कर, हाँ डिवाइड ही करेंगे, लेकिन ऐसा क्यों डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, क्यों? नहीं, जाने का इसमें बात नहीं हो रहा, इसमें बात ये हो रहा है कि हमसे वो पहाड़ यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितना दूरी पे है, बस ये पता करके हमको बताओ। तो ये जो दूरी आया है ना, ये जाने का भी है और आने का भी है पूरा, ठीक है। लेकिन हमको क्या निकालना है, केवल जाके टकरा गया, जहां पे टकरा गया इसका मतलब कि वहीं पे उसका हो गया डिस्टेंस हमारे दोनों के बीच का, है ना। तो अब ये जो है ना 1026 जो आया है, ये जाने का भी है आने का भी है। नहीं, फिर भी करना पड़ता है, इसके पीछे बताते हैं लॉजिक क्या है। देखो, इसमें ना पहले ही कह दिया है कि इको का टाइम 3 सेकंड है, इसका मतलब कि मेरा आवाज गया भी और आया भी 3 सेकंड लग गया, ठीक है। अब आपने वही 3 सेकंड वैल्यू डाला है ना इसमें, तो जो वैल्यू निकलेगा आपका जाने का भी और आने का भी निकलेगा। तो हमको क्या वही निकालना है क्या? नहीं, हमको मात्र ये निकालना है कि वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कितने दूर पे। देखो, ये जो आया है ना, सिंपल से आप ऐसे इसको समझिए कि ये जो यहाँ पे 1026 मीटर आया है, ये वो डिस्टेंस है जो हमारा साउंड ट्रेवल किया, मतलब कि मेरा आवाज बोला गया वो गया भी और आया भी, उसको ट्रेवल करना पड़ा टोटल इतना, ठीक है। लेकिन हमको वो नहीं निकालना है, हमको ये निकालना है कि मात्र मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस कितने दूरी पे है, तो इसको आधा करना पड़ेगा। और यदि कोई पूछ दे कि ऐसा इतना आंसर क्यों आया, क्योंकि हमने टाइम जो है ना दोनों का डाल दिया है, जाने का भी और आने का भी। तो टाइम जब दोनों का आपने डाला तो जो आंसर आएगा वो भी दोनों का आएगा, जाने का भी और आने का भी। तो इसको आप आधा कर दो, वही हो जाएगा आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस, है ना। हाँ, बाई 2 कर दो आप इसको। तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो डिस्टेंस। तो अगर टाइम अगर 1.5 सेकंड रखेंगे और 342 into 1.5 करेंगे तो इतना ही आएगा। नहीं, फिर भी तो वहां पे एक वर्ड इको इस्तेमाल होगा, उतना ही आ रहा है। अरे देखो, हाँ वो चीज ठीक है, लेकिन समझो इसको, इको बोल देना, इको बोल दिया, इसका मतलब कि आवाज गया भी और आया भी, है ना।
इको का मतलब गया भी और आया भी, तो सेम वैल्यू डाल के जब आप बनाओगे, सॉल्व करोगे, तो जो आपका आंसर आएगा ना वो डिस्टेंस जाने का भी है और आने का भी है, जैसा कि इसमें है ना। लेकिन जब आप केवल टाइम आधा कर दो, केवल आपसे ये बोले कि उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराने में इसको 1.5 सेकंड लगा, तो उस समय पे बिल्कुल आपका आधा ही आंसर आएगा। आप 1.5 सेकंड कर दिए, 1.5 सेकंड आपने किया, इसका मतलब कि मात्र आपका वो आवाज गया और टकरा गया, तो इसका आधा बिल्कुल आंसर आएगा। लेकिन आपने डाला कितना, 3 सेकंड डाला, तो आपका आंसर पूरा आएगा, उसको आधा करना पड़ेगा। समझ गए बात को? चलो, तो डिस्टेंस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द सोर्स इज कितना होगा इसका आधा, 513 मीटर। ठीक है, ये हमारा 1026 इसलिए आया क्योंकि हमने टाइम पूरा डाल दिया है, 3 सेकंड। आधा करोगे, 1.5 सेकंड डालोगे, तो ऑब्वियस बात इतना ही आएगा, क्योंकि आपने टाइम एक ही तरफ का लगाया है, तो एक ही तरफ का डिस्टेंस निकलेगा। वो भी तरीका ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है ना। लेकिन हर बार वो चीज अपनाने लगोगे तो बहुत बार कंफ्यूजन भी हो जाएगा, है ना। और यदि इसका सीधा सा कारण ये है, यदि ई को लिख दिया तो पूरा वैल्यू डाल दो, लास्ट में जो आंसर आया उसको हाफ कर दो, बात खत्म, है ना। वो तरीका ठीक रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सवाल नंबर 4, हाँ सवाल नंबर 4 ये है सोनार से, सोनार वाले टॉपिक से आइए। अ सबमरीन, समझिए ध्यान से, अ सबमरीन emits a sonar pulse which returns from an underwater cliff in 1.02 सेकेंड। समझिए ध्यान से, एक सबमरीन है जो कि अल्ट्रासाउंड वेव नीचे की ओर छोड़ता है, ठीक है, और वो एक अंडर वाटर क्लिफ से जाकर टकरा जाता है। मतलब समझ लो कि अंडर में ना कोई एक ऑब्जेक्ट था, कोई भी ऑब्जेक्ट आप समझ सकते हो। चलो मान लो, सपोज करो कि ये हमारा एक जहाज है, हाँ ये सबमरीन है, ये सबमरीन है हमारा जो कि पानी के नीचे है, आप समझ लो, ठीक है, पानी के नीचे है, और यहाँ पे पानी के नीचे कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसके नीचे ना एक सोनार डिवाइस लगा हुआ है, ये अपना अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ रहा है, तो इससे जाके टकरा गया ये, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। अ सोनार इमिट्स अ सोनार पल्स, सुनो यहाँ पे, सोनार पल्स का मतलब यहाँ पे वही अल्ट्रासाउंड वेव है, ठीक है, विच रिटर्न्स फ्रॉम एन अंडर वाटर क्लिफ इन 1.02 सेकेंड। मतलब ये हो गया कि इस सबमरीन ने जब अपना अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ा तो वह नीचे किसी ऑब्जेक्ट से टकराया पानी के नीचे, और वो टकरा के उसके पास वापस भी आ गया। आने में और जाने में दोनों का समय लग गया उसको 1.02 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ये समय अल्ट्रासाउंड गया भी और उसी में वो आ भी गया, ये पूरा समय है जाने का भी और आने का भी। उसके बाद इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर मतलब सबमरीन तो नदी में चलता नहीं है, समुद्र में चलेगा तो सॉल्ट वाटर। तो इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉल्ट वाटर इन 1531 मीटर पर सेकेंड, तो ये साउंड का स्पीड है सॉल्ट वाटर में इतना। हाउ फार अवे इज द क्लिफ, तो बताइए कि सबमरीन से वो ऑब्जेक्ट जिससे कि टकराया वो कितने दूरी पे है, यानी कि आपको इसमें, हाँ इसमें डिस्टेंस पता करना है, ये वाला फॉर्मूला सोनार के लिए। अच्छा यहाँ पे 2D क्यों है, हाँ आने जाने दोनों का है, ऑब्वियस ये बात है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो एग्जैक्ट निकलेगा, जैसा कि हमने यहाँ पे किया, 2 से डिवाइड किया तो ये एग्जैक्ट निकल गया। उसी प्रकार से यहाँ पे 2 पहले लग गया, मतलब कि हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये फॉर्मूला में ही है। चलिए करते हैं। तो जो चीज इसमें गिवन है पहले आप उसको लिख लो, इसको मिटा दे आप। चलो इसमें क्या क्या गिवन है पहले आप वो लिख लो। टाइम है गिवन, इसमें टाइम है 1.02 सेकेंड, टाइम इतना है। और इसमें आपका स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू 1531 मीटर पर सेकेंड। और इसमें आपका
डिस्टेंस नहीं पता है तो डिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना है ना। चलिए फॉर्मूला आपके सामने है, 2d इज इक्वल्स टू v इंटू टी। v मतलब वेलोसिटी और वेलोसिटी मतलब स्पीड, है ना, दोनों बात सेम है। आगे 2d इज इक्वल्स टू वेलोसिटी यानी कि स्पीड कितना दिया हुआ है 1531 इंटू टाइम कितना है 1.02। आगे देखिए ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पे केवल d इज इक्वल्स टू 1531 इंटू 1.02, टोटल को डिवाइड कर दो 2 से, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ये हमारा 2 मल्टीप्लाई में था, उधर आ गया डिवाइड। अब जो आंसर आएगा वो आपका एग्जैक्ट होगा। तो अब आपको यहाँ पे आपका काम है, इसको आप कीजिएगा और ये जो आपका यहाँ पे आंसर आएगा ना वो हो जाएगा आपका, डिस्टेंस निकाल रहे हो तो मीटर में आएगा, बस ये आपका काम है। कर लोगे इतना हो जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से करना क्या है इसमें। करना यह है कि 1531 को मल्टीप्लाई करो 1.02 से और उसको पूरा से डिवाइड कर दो 2 से, जो आंसर आएगा वो हो गया आपका डिस्टेंस। तो ये जो यहाँ पे डिस्टेंस निकलेगा वो डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस होगा युवराज? ये जो डिस्टेंस निकलेगा हाँ ऑब्जेक्ट का सबमरीन के बीच का दूरी होगा, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। देखिए इसमें ना 4 सवाल हमने आपको बताया है और इसमें ज्यादा सवाल है नहीं। तो अब आपका काम यह है कि एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन आप बनाइए और जहां पे कोई डाउट आएगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा और इसको अपने कॉपी में आप लोग मेंशन कर लीजिए। और आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग एक बार क्लास में आके पूछ लीजिएगा। तो यहीं पे मेरे तरफ से ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म होता है। आपके तरफ से ये चैप्टर खत्म होता है कि नहीं होता है, हुआ कि नहीं हुआ, ये आप जानते हैं। आपने कितना सवाल बनाया ये आप जानते हैं। यदि नहीं बनाया है आपने तो बनाइए। मिलते हैं अगले वाले क्लास में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।